हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बायजूस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस चैप्टर की हम लोग चर्चा करेंगे वो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर बनाया है, लेकिन कई लोग इसे मेडिवल हिस्ट्री का भी आखिरी चैप्टर बना सकते हैं। जैसे आप सब देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अराइवल ऑफ द यूरोपियंस की चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या है कि ये जो यूरोपियंस आए, कौन आया, क्या आया, सबकी चर्चा होगी। तो ये यूरोपियन चूंकि मध्यकालीन दौर में ही आ गए थे, मेडिवल वर्ल्ड में, मेडिवल इंडिया में के समय पे ही ये इंडिया आ चुके थे, इसलिए कई लोग इसको मेडिवल के लास्ट चैप्टर के तौर पे देखते हैं, कई लोग इसको आपके मॉडर्न का पहला चैप्टर बनाते हैं, क्योंकि लिंकेज है, ये एक तरह से लिंक कर रहा है आपका मॉडर्न और मेडिवल को। देखिए इसमें सवाल जो है कुछ टाइप्स के आते हैं। सबसे पहले सवाल एक ये हो सकता है कि भाई ये जो मध्यकाल में जो यूरोपियंस भारत आए वो कितने थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, 8 थे या 2 थे, जो भी। इस तरह से आपसे सवाल एक पूछ सकता है। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है यहां पर यह है कि ये जो यूरोपियंस आए ये किस क्रम में आए, मतलब क्रोनोलॉजिकल आपसे कभी पूछ दे कि भाई इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो भाई अब जैसे मान लीजिए ABCDE ये 5 यूरोपियन आए, पूछ दिया जाए कि भाई पहले कौन आया, बी आया या सी आया, डी आया, ये ई आया, ए आया, इस तरह से अरेंज करके आपसे सवाल पूछ सकता है। तीसरा सवाल सीधा पूछ सकता है, भाई सबसे पहले कौन आया, सबसे आखिरी में कौन आया, एक तरह का ये भी सवाल है। और आखिरी जो सवाल बनता है इसमें वो बनता है कि भाई ये जो 5 यूरोपियन मान लीजिए अगर आए, तो मान लेते हैं XYZ, ये जो एक यूरोपियन है, ले लेते हैं नाम अंग्रेजों का, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से ये चीज जो है, कोई खास सामान का नाम दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन लेके आया, या अंग्रेज इनमें से कौन कौन सा चीज लेके आए भारत। तो इस तरह की मतलब खूबियां या खामियां जिसको कहते हैं, उस प्रकार की भी सवालों का यहां पर आपको मिल सकता है कि वो पूछ दे, ऑप्शन में आ जाए। तो ये 3-4 तरह के सवाल हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहली चीज समझिए दोस्तों कि जब हम यूरोपियंस की बात करते हैं तो यूरोपियंस तो बहुत पहले से आए, हमने देख रखा है आपको, एंशियंट के दौर में ही यूरोपियन आ गए। एक फोटो में दिखा सकता हूं, भाई ये भाई साहब जो हमारे हैं अलेक्जेंडर, ये आज थोड़ी आए, अलेक्जेंडर तो एंशियंट इंडिया में ही आ गए, बहुत पहले आए हमारे यहाँ। जीत नहीं पाए, जिस कारणवश भी गए, हार गए। हारना गलत होगा, हार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस जीत की मनोकांक्षा रखते थे वो तो इनको नहीं मिला। वो जो डिजायर था इनका जीत का, जिस प्रकार का ये विश्व एम्पायर बनाना चाहते थे, कहीं ना कहीं भारत में सिंधु नदी, इंडस रिवर के आगे आकर इनका ये जो पूरा रथ है रुक गया था। तो इनकी बात तो हम लोग मतलब एंशिएंट में कर चुके हैं। हम लोगों को बात करनी है एज ऑफ डिस्कवरी का, मतलब ये जो खोजबीन वाला समय है, खोज कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो नए नए जगहों को खोजना चाहते हैं, भाई वहां पे क्या है, ये नया देश क्या है, वो देश में क्या मिलेगा। तो ये जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं नेविगेटर्स अंग्रेजी में, जो ये शिप पे बैठ के, क्योंकि प्लेन तो है नहीं, एरोप्लेन नहीं है, शिप है, समुद्र के रास्ते से आइए या तो आप लैंड के रूट से आइए। दो ही ऑप्शन है, या तो आप किसी भी जगह पे लैंड के माध्यम से आइए या तो उसके शिप के थ्रू उस जगह पे पहुंचिएगा। भारत में क्या है कि भारत से लैंड रूट तो बहुत बना ही हुआ था, जहां तक ये सी रूट का सवाल था, खासकर यूरोप से हमारा नहीं बना था, अरब से था, यूरोप से डायरेक्टली नहीं था। क्योंकि अब बनेगा जो ये अफ्रीका के इधर से होकर यहां तक हमारे साउथ के हिस्से में आएंगे, केरला, तो ये हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों हर चीज का कुछ तो कारण होता होगा ना। अचानक से क्या मन में आ गया कि चलो भैया खोज लेते हैं, भारत को देख लेते हैं, अमेरिका को देख लेते हैं। आप देखोगे कोलंबस नाम का आदमी तलाश करने चला था भारत की, लेकिन तलाश कर बैठा अमेरिका की। इधर से चला था, यूरोप में चला था, जानता था कि विश्व गोल है, पश्चिम के रास्ते भी अगर जाएंगे तो गोल घूम के भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन यहीं पे आधे ही रास्ते में एक देश को देख के बोलता है भैया पहुंच गए इंडिया। अल्टीमेटली क्या पता चला, वो था अमेरिका। हमारे यहाँ कौन आता है, एक बंदे आते हैं वास्को डी गामा। तो ये तमाम लोग हैं। तो रीजन बहुत सारे हैं, रीजन हमसे कभी पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। मोटा मोटी क्या है कि इस वक्त 1453 AD में ये जो टर्की का हिस्सा है, वहां पर पहले क्रिश्चियंस का राज हुआ करता था। उन्हें हराकर अब ये एरिया मुस्लिम्स के कंट्रोल में चला गया है। और ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं, ये जो पुराने जो ट्रेडर्स इस रास्ते का उपयोग करते थे, उनको बोल रहे हैं कि भैया तुमको अब ये रास्ता हम नहीं देंगे।
तो इन क्रिश्चियन ट्रेडर्स को, जो कि कंट्री जैसे पोर्तुगल हो गई, स्पेन हो गया, इन कंट्री के जो ये ट्रेडर्स थे, इनको नया रास्ते खोजने की जरूरत पड़ी। और नया रास्ता खोजने के लिए इनको वहां के राजाओं ने भी मदद किया, पैसा दिया, राजा खुद भी इंटरेस्टेड थे। और एक रास्ता ये हुआ कि भाई चलिए, अगर मान लीजिए ये यूरोप का हिस्सा है, ऊपर में यहाँ पे पोर्तुगल है, तो बोला गया भाई यहां से चलो, ये अफ्रीका है, सरकम नेविगेट करते हैं। सरकम नेविगेट मतलब गोल घूम कर इस अफ्रीका से पहुंचेंगे हम लोग इंडिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में यहां पहुंच गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ये कितना नीचे तक है। पहली बार कोई यहां तक आया, अगली बार थोड़ा और आगे गया, तीसरी बार शायद और आगे गया, और आगे गया, और आगे जाके एक बार यहां पहुंच के एक भाई साहब ने कहा कि भैया कॉर्नर मोस्ट तो पहुंच गए, चलो इसको नाम दे दो केप ऑफ गुड होप, कि भैया अगला जो भी हो उसके लिए और बेहतर होप्स यहां से आ सके, तो ये नाम यहां पे दे दिया गया। और इसके बाद जो अगले भाई साहब आए वास्को डी गामा, वो इसको पार करते हुए भारत तक आ गए। तो ये तमाम जो एज ऑफ डिस्कवरी है, कई बार इसी दौर में रीबर्थ का भी फेस कहते हैं, क्योंकि ये जो मध्यकालीन यूरोप था बड़ा ही बैकवर्ड टाइप का था, इसको फॉरवर्ड आगे ले जाने का काम यहां पर होता है। जैसे भाई साहब कोलंबस साहब का नाम मैंने अभी लिया है, ये अमेरिका पहुंचते हैं 1492। याद बस रखिए कि कोलंबस यहां पहुंचे। फोटो देखिए, ये पैसिफिक ओशियन नहीं है दोस्तों, ये अटलांटिक है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। देखिए ये है यूरोप, ये हो गया कंट्री आपका स्पेन, ये छोटी कंट्री जिस हो गया पोर्तुगल। वास्को डी गामा का रूट कैसे है, यहाँ से सरकम नेविगेट किया, ये केप ऑफ गुड होप जिसको मैंने कहा नज़दीक ही रहेंगे लैंड के, और घूमते घूमते कैलिकट भारत पहुँचते हैं। जैसे मैंने कहा पहली बार हो सकता है कोई यहाँ तक आया, अगली बार थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और आखिर में यहाँ तक। कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितने भी नीचे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोस्ट के अगल बगल ही रहते रहें। इससे क्या होगा कि भाई कोई दिक्कत होगी तो कोस्ट के तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोग बढ़े। वास्को डी गामा भाई साहब का चेहरा भी देख लीजिए, ये है आपके वास्को डी गामा। ये यहाँ से आपके केप ऑफ गुड होप होते हुए कैलिकट इंडिया पहुंच चुके हैं। क्यों हुआ ये भी मैंने अभी बताया कि टर्की, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जगह जो है गिर गई है। ओटोमन एम्पायर के जो सुल्तान है मोहम्मद II, ये इसको जीत चुके हैं। किसको हराया हमने अभी बताया, जो अंग्रेज मतलब क्रिश्चियन, बेसिकली नॉट अंग्रेज कहना चाहिए, क्रिश्चियन जो वहाँ के रूलर्स थे उनको हटा दिया गया है। और जब इनको हटा दिया गया तो ये जो नए मुस्लिम रूलर्स हैं इन्होंने ब्लॉक कर दिया ये रूट, ये जो ट्रेड रूट हुआ करता था भारत और ओरिएंटल, ओरिएंट मतलब ईस्ट के कंट्रीज को हम लोग ओरिएंटल नेशंस भी कहते हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इनको ओरिएंटल देश, ईस्ट की तरफ जो जाने वाला ट्रेड रूट्स है उसको इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। अब ये ब्लॉक तो हो गया है, लेकिन भाई यूरोपियन कंट्रीज को भारत की जरूरत है। एक कारण बता देता हूं, जैसे स्पाइसेस, इनको तो चाहिए ना हमसे मसाला, क्योंकि आप खुद सोचें वो नॉर्थ में इतना ठंडा है कि भाई वहां पर तो 3-4 महीना क्या 6-6 महीने कुछ उगेगा नहीं, और उस 6 महीने जो खाने का सामान है उनको रखना है स्टोर करके। जैसे मान लीजिए कुछ अनाज ही है, या मान लीजिए कुछ मीट है, उस मीट को स्टोर करके रखना है, क्योंकि अब बर्फ गिर रही है तो आप बाहर जाइएगा नहीं, 15 दिन से बाहर गए नहीं, तो मीट को बर्फ स्टोर करके रखना है। अब इस स्टोरेज को करने के लिए मसाले की जरूरत है, इसके लिए भारत की जरूरत थी। ये नहीं तो भाई भारत से इनको बहुत सारी चीजें मिलती थी, एक्सोटिक गुड्स। एक्सोटिक गुड्स क्या है भाई, अब जैसे मान लीजिए उनको तमाशा देखना है तो यहाँ से एनिमल लेके गए, बर्ड लेके गए, या यहाँ से जैसे टस्क हो गया, आपका हाथी का दांत हो गया, या बहुत चीज बने हुए चीजें लेके गए। तो ये तमाम चीजें लेके जाते थे स्पाइस या अदर प्रोडक्ट्स के लिए, और इनको भारत और ईस्ट की जरूरत थी। इसलिए ये लैंड रूट अगर ब्लॉक हो गया है तो सी रूट, ऑल सी रूट, एक सी रूट तो खोजना ही है, ये तो हो ही नहीं सकता कि नहीं खोजें। अब देखिए मैंने पहले ही कहा कि भाई ये जो अमेरिका का खोज है वो गलती से हो गई, क्योंकि खोज तो इंडिया की हो रही थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, लेकिन ये पहुंच गए अमेरिका। और ये भी कोई छोटे खोज नहीं है, ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम नहीं मिले, बहुत क्या हुआ, आपको कुछ मिला क्या, बहुत बड़ा खोज इन्होंने भी किया। लेकिन ये जो वेल्थ और प्रोस्पैरिटी के लिए ये जो खोज इन्होंने किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ये बहुत बड़ा खोज था, और 1492 के अराउंड में हुआ। ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, गलती से हो गई, लेकिन बहुत महान डिस्कवरी है। जैसे आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि भाई
उस शताब्दी में अमेरिका का खोज और भारत का जो सी रूट का खोज है, क्योंकि भारत लोग जानते थे, सी रूट नहीं जानते थे अफ्रीका से सरकम नेविगेट करते हुए। ये दो खोज उस दौर का सबसे बड़ा खोज में से गिना जाएगा। अब देखिए वास्को डी गामा क्या है, पहले यूरोपियन हो गए जो डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स बना रहे हैं इंडिया के साथ, जो कि सरकम नेविगेट करके अफ्रीका से होते हुए यहां आ रहा है। तो ये भी हमने देख लिया है, इसको याद रखना है दोस्तों। अब एक को देखा देखी बहुत सारे और भी यूरोपियन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ट्रेडिंग राइवलरी है। अब भाई मेरा पड़ोसी अमीर हो रहा है, भाई कैसे अमीर हो रहा है? भारत जाता है, सामान लेके आता है, यहाँ पे बहुत बड़े दाम पे बेचता है। जैसे वास्को डी गामा के बारे में बोलूं, पहली बार जितना इन्होंने रुपया खर्चा किया उसका 70 गुना ज्यादा इनको प्रॉफिट हुआ था जब ये वो सारा सामान लेके वापस गए थे। तो भाई आंख तो किसी का भी फट जाएगा ना इतना पैसा देखकर। तो भाई बाकी लोग को भी लगा क्यों नहीं हम भी ट्रेडिंग राइवलरी जो हो रहा है हम भी चलिए। और एक को देखते देखते ये वास्को डी गामा भाई साहब आए थे पोर्तुगल से, इनको देखते देखते चार और आ गए भारत। अगला आएगा डच, तीसरा होगा ब्रिटिश, चौथा होगा डेन्स जिसको डैनिश भी कहेंगे, और आखिरी होगा फ्रेंच। ये देखिए ये 5 कंट्री डच, इंग्लिश, फ्रेंच और डेनमार्क। ऑर्डर डेनमार्क का पहले है फिर फ्रेंच। ये सभी 17वीं शताब्दी के पहले पहले तक आते आते भारत में अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना लेंगे। मतलब भारत में ट्रेडिंग करने के लिए ये पांचों पहुंच जाने वाले हैं। देखिए कुछ भाई साहब लोग का नाम देख लीजिए। अब ये कौन है? ये राजा थे वहां के पोर्तुगल के, खुद बहुत अच्छे नेविगेटर थे, खुद सी से बहुत इनको लगाव था। और उस दौर में इन्होंने बाकी नेविगेटर जैसे वास्को डी गामा की हमने जैसे बात की, वैसे लोगों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि जाइए खोज के आइए। बार्तोलोमी डायस कौन है? यही भाई साहब है जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच पाए थे। तो ये भी बहुत बड़ा नाम है, इनको याद रखिए अपने एग्जाम के लिए कि केप ऑफ गुड होप का डिस्कवरी किस व्यक्ति ने किया? तो बार्तोलोमी डायस ने किया। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल कौन है भाई? ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने ब्राजील को खोज लिया था। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है। कुछ नाम है इनको याद रखिए, वास्को डी गामा याद रखिए और क्रिस्टोफर कोलंबस याद रखिए। तो ये 5 नाम हम अपने नेविगेटर्स या एक्सपीडिटर्स जिनको हम कहेंगे उसके लिए याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग एक एक करके तमाम नेशनैलिटीज की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला पोर्तुगीज की चर्चा करेंगे। पहली बात यहाँ पे मैंने कर रखी है कि भाई साहब, अब ये भाई साहब कहाँ आए थे? ये कैलिकट आए थे। अब देखिए पहला सक्सेसफुल वॉयज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बार बार कह रखा है कि इससे पहले भी लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई पहुंच नहीं पाया। भारत तलाश जारी थी। जानते थे हमारे बारे में, जानते थे सोने की चिड़िया है, जानते थे बड़ा रिच कंट्री है, जाना है, पैसा कमाना है, एवरीथिंग। तो ये पहली बार भाई साहब आए। अब यहाँ आए तो इनको एक हिंदू राजा ने इनका इस्तकबाल किया, इनको वेलकम दिया, बोला आइए भाई बहुत अच्छी बात है। अब इनका नाम क्या है? जोमोरीन है। कभी कभी आपको जोमोरीन, जैमोरीन, कई जगह समुद्री राजा भी कहते हैं। तो ये तमाम नामों से इनको हम लोग बुलाते हैं। इसके बाद आप याद रखें कि इन्होंने यहाँ पे परमिशन लिया राजा से, बोला भैया हमको ट्रेड करना है स्पाइसेस में। मैंने पहले ही कहा कुछ 70 गुना प्रॉफिट कमाएंगे यहाँ से जितनी चीज़ें लेके जाएंगे यूरोप, और यहाँ फैक्ट्री एक बैठाएंगे। फैक्ट्री का मतलब इस तरह से समझिए आज का फैक्ट्री नहीं है कि एक छोटा सा एरिया लेंगे, चारों तरफ से इसमें फोर्ट टाइप का दीवार खींचेंगे और ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा, यहीं से हम अपना सारा काम किया करेंगे। कुछ इस तरह की इन्होंने ट्रेड की बात की। बोला ठीक है भैया। अब क्या है कि एक से आगे चल के और बढ़ेगा। यहीं से हमारा ये कॉलोनियल एरा शुरू हो जाता है, क्योंकि 1502 में जब पोर्तुगीज ने पहली बार अपना एक यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर बनाया कोलम में। ठीक है, कॉलोनियल हिस्ट्री में क्या है बेसिकली कि ये कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनी क्या है कि या तो उन्होंने किसी भी देश पर, जैसे भारत मान लीजिए एग्जांपल, भारत पर या तो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है या कोई एरिया उन्होंने अपने ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, मतलब वहां से अपना ट्रेड करेंगे, व्यापार आदान प्रदान ये सब करेंगे वहां से। तो यहां 1502 से इनका शुरू हो जाता है। अब इनका सबसे प्रोमिनेंट एरिया दोस्तों आज के डेट में भी, जो हम लोग अगर गोवा जाएं तो आपको दिखेगा कि गोवा का जो आर्किटेक्चर है या गोवा का जो तरीका है रहन सहन का, वो आपका मिलता है बहुत हद तक पोर्तुगीज स्टाइल से। तो पोर्तुगीज जो है ये गोवा को कैप्चर करते हैं
और कैप्चर करते हैं किनसे? ये मुसलमान जो वहां के रूलर थे, बीजापुर के सुल्तान, इस्लामिक रूलर्स थे। आपने मेडिवल में पढ़ा होगा बहमनी किंगडम्स के बारे में। वहां आपने बहमनी में एक बीजापुर का, जैसे अहमदनगर, बेरार, इन सब का, बीदर और गोलकंडा का नाम आपने पढ़ा होगा। उसी में से एक बीजापुर से ये जीता था इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे अब सवाल कैसे कैसे आएगा ये समझिए। आपसे सवाल आ सकता है भैया कि इनमें से किसने गोवा को कैप्चर किया? ऑप्शन में दे देगा अंग्रेज, डच, पुर्तगीज और डेन्स। या ये बोल दे कि भाई गोवा को जो पुर्तगीज ने कैप्चर किया वो किससे किया? बीजापुर, बेरार, बीदर या अहमदनगर। तो इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो आपको बस ये फैक्ट याद रखना कि भाई गोवा को कैप्चर पुर्तगीज ने किया इनसे। आखिरी चीज दोस्तों, एक और चीज याद रखिए, पुर्तगीज ने आज के जमाने का जो बॉम्बे या मुंबई जिसको आप कहते हैं, ये दिया था उस दौर में एज डाउरी, मतलब दहेज के तौर पर ये गिफ्ट किया था इन्होंने। किसको गिफ्ट किया था? इंग्लैंड को। क्योंकि उस वक्त जो पुर्तगाल की क्वीन थी, मतलब उनकी प्रिंसेस थी कैथरीन, और उनकी शादी हो रही थी चार्ल्स II से, इंग्लैंड के। तो डाउरी के तौर पे गिफ्ट किया था। और डाउरी देने का एक कारण ये था क्योंकि पुराने जमाने में मैट्रिमोनियल अलायंस जब होता था, शादी ब्याह जब होती थी, तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंस भी होता था। यहां पर पुर्तगीज स्पेन से लड़ रहे थे और उनके खिलाफ इनको एक मजबूत दोस्त की जरूरत थी, और इसलिए इन्होंने ब्रिटेन का हाथ थामना पसंद किया। तो उस दौर में इन्होंने जो बॉम्बे का बहुत सारा एरिया है, जैसे बांद्रा से लेके थाना बेसिन, ये सब उन्होंने गिफ्ट किया। तो आप बस इतना याद रखिए कि भाई पुर्तगाल ने बंबई शहर को डाउरी के तौर पे, दहेज के तौर पर ब्रिटेन को दिया। इतना बस याद रखना है आपको। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके यहाँ के दौर के जो पुर्तगाल के गवर्नर जनरल हैं उनकी कुछ खास बातें देखेंगे। 4 गवर्नर जनरल हैं। पहले तो अल्मीडा साहब जो है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भाई साहब का फोटो देख लीजिए और इनके बारे में जान लीजिए। अगर कभी सवाल पूछ दे आपसे कि पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाल का जो भारत में रहा, तो भाई अल्मीडा साहब है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने एक पॉलिसी चलाई जो है ब्लू वाटर पॉलिसी। मैं इसको समझा देता हूं दोस्तों। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, पुर्तगाल बहुत छोटा है। पुर्तगाल की उस वक्त की आबादी अराउंड 10 लाख है। ये जानते हैं कि इतनी छोटे से देश से ये इतने बड़े देश को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनका क्या था कि ये बोलते थे कि भैया हमको अंदर में क्या हो रहा है, लोकल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यूजुअली कोई मतलब नहीं रखेंगे। साथ में ये कन्वर्जन, जो क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन है, बोलते हैं हमको इससे भी अभी मतलब नहीं है। ये क्या सिर्फ ट्रेड पे कंसंट्रेट करेंगे, और वो भी कैसे? ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब देखिए, समुद्र में ये 5 हो सकता है 5000 के भी बराबर हो जाए, तो यहां पर ये किसी और को नहीं आने देना चाहते हैं, कोई कंपटीटर नहीं आ सके इंडिया, तो ये समुद्र पे अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। तो ये मोटा मोटी हो जाता है आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब समुद्र को अगर आपने अपने अनुसार कर रखा है तो आपको लैंड पे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और चीज ये है कि ये जो आपके पुर्तगाल वाले भाई साहब लोग हैं, इनका ये मानना है कि हम समुद्र में अगर रहेंगे तो अंदर से भी जो ट्रेड बाहर होने वाला है उसको भी हम रेगुलेट कर सकेंगे। तो ये समुद्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। अगले जो आपके गवर्नर है अल्बुकर्क साहब, ये सबसे ग्रेटेस्ट गवर्नर है। मतलब हैं तो ऐसे सेकंड, अल्मीडा साहब के बाद आते हैं, लेकिन जितने भी महान गवर्नर या जो भी गवर्नर की बात करते हैं, इनसे बड़ा गवर्नर ये भाई साहब हैं। इनका फोटो देख लीजिए। ये सेकंड गवर्नर है और ग्रेटेस्ट गवर्नर है। मतलब अगर कभी भी नाम ले ले, ग्रेटेस्ट क्या, अब जैसे अगर हम लोग मुगल शासन की बात करते हैं तो हम अकबर को द ग्रेटेस्ट मानते हैं 6 बड़े मुगलों में। तो उसी तरीके से यहां भी जो सबसे महान जो अगर कोई गवर्नर है वो और कोई नहीं, यही है। इन्होंने गोवा कैप्चर किया। याद करिए, बीजापुर के सुल्तान से गोवा कैप्चर इन लोगों ने किया। उस वक्त गवर्नर कौन था? तो भाई अल्बुकर्क साहिब थे। और इसलिए आपसे सवाल क्या पूछ देगा कि भाई गोवा कैप्चर के वक्त पुर्तगाल का गवर्नर इंडिया में कौन था? अल्मीडा, अल्बुकर्क, और आगे के 2-4 नाम दे देगा, आपको आंसर देना होगा। तो इसको याद रखिए। तीसरी बात दोस्तों, साल भूल भी जाइए, इन्होंने कृष्णदेवराय जो उस वक्त जो विजयनगर के महान किंग है, उनसे एक ट्रीटी भी की थी। और इस ट्रीटी के तहत इन्होंने कहा था कि भाई अरेबियन हॉर्स हम सिर्फ तुमको देंगे, विजयनगर को देंगे, बीजापुर को नहीं देंगे। अब देखिए दोस्तों, 2 चीज, बीजापुर से तो अभी जस्ट गोवा जीता है, तो इनसे तो दोस्ती होने नहीं वाली। और
इनका दुश्मन कौन है? विजयनगर भी है, विजयनगर वर्सेस बहमनी किंगडम चलता है। तो भाई दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया? दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया मेरा। तो विजयनगर से अब ट्रीटी क्या किया कि भाई अरेबियन हॉर्स, अरबी नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो आज के दौर में भी बेहतरीन माने जाते हैं, उस दौर में भी बेहतरीन माने जाते थे। इन अरेबियन हॉर्सेस का सप्लाई की बात कर रहे हैं ये कि भाई हम आपको देंगे, बीजापुर को नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। इस वक्त के यहाँ के जो एम्बेसडर हैं इनका नाम याद रख सकते हैं, फ्रायर लुइस नाम है भाई साहब का, और ये एम्बेसडर थे पोर्तुगीज के विजयनगर किंगडम में। चूंकि बीजापुर से नहीं इनकी दोस्ती उतनी अच्छी है, तो मुसलमानों के साथ भी इनके संबंध पोर्तुगीज के कोई बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। एक चीज याद रखें, इन्होंने अपने टेरिटरी में गोवा और वो बाकी जो टेरिटरी है उसमें सती को खत्म किया। और लास्ट में याद रखिए इन्होंने शुरू किया कि भाई इतने जो पोर्तुगीज देश में आ गए हैं भारत में, भाई इनको रहना है यहाँ पे, तो भाई इनको शादी भी कराओ, क्योंकि बार बार थोड़ी जाएंगे। तो इन्होंने लोकल इंडियन जो गर्ल्स थी, जो लेडीज थी, उनको इन पोर्तुगीज से शादी कराना शुरू कराया, उनको इनका वाइफ बनवाया। और इससे क्या है कि एक नया, एक तरह से कहें तो एकदम नस्ल जो बन जाता है ना, कि जिसमें जिसको कहते हैं ना एंग्लो इंडियंस, क्या है कि एक माता पिता में कोई एक है वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं, और दूसरे भारतीय नहीं है, बाहर के मूल के हैं, किसी भी बाहर के देश के हो सकते हैं। यहाँ पे पोर्तुगीज की बात हो रही है, हो सकता है ब्रिटिश हो, आगे डेन्स हो, डच हो। दोस्तों इसको इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि अभी भी गोवा में ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनका पेरेंटल लिंक्स मम्मी या पापा के साइड से अभी भी पोर्तुगीज के साइड है। आपने कई बार सुना भी होगा, पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे पोर्तुगल के, वो इंडियन ओरिजिन के भी थे। तो ये सब लगा रहता है, कंट्रोवर्सी भी कई बार हो जाती है। जैसे अभी हाल में ही हुआ कि भाई गोवा में कुछ लेजिस्लेटर्स जो एमएलए हैं वो पोर्तुगीज आपका रखते हैं पासपोर्ट। तो ये सब भी होते रहता है। तो ये न्यूज में आपने पढ़ रखा होगा, तो इसको याद रखिए। तीसरे गवर्नर, जैसे मैंने दे दिया अदर गवर्नर्स में, नीनो डी कुन्हा। एक ही चीज याद रखिए, इन्होंने कैपिटल जो है कोच्चि, जो अभी तक था 1530 में, उसको शिफ्ट करके अब नया कैपिटल बना दिया गोवा। देखिए दोस्तों, अल्बुकर्क साहिब 1515 में खत्म हो गए। मैंने उसके बाद के गवर्नर्स की बात नहीं की, इंपॉर्टेंट गवर्नर की बस बात कर रहे हैं। तो ये बस याद रखिए कि कोच्चिन से गोवा कैपिटल ट्रांसफर किसने किया? नीनो डी कुन्हा ने। एक और नाम आ गया, मार्टिन अल्फांसो डी सूजा। और इनका नाम सिर्फ एक चीज के लिए याद रखिए कि इनके समय ये महान व्यक्ति सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आता है। कैथोलिक्स में, क्रिश्चियंस में ये एक बहुत बड़े नाम है। और ये व्यक्ति भारत किस लिए आता है? कैथोलिसिज्म को प्रमोट करने के लिए, मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए। जो इंडियन लोग थे उनमें कन्वर्जन हो, हिंदू या मुसलमान क्रिश्चियन बन सके, इसके लिए ये यहाँ आए थे। याद करिए, पहले जो अलमीरा साहब थे शुरुआत में इसमें उतने इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनका एक जो भारत के बाहर से जो लोग आए थे भारत, उनका एक हमेशा मकसद ये होता था कि भारत के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, उनको क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाएं। तो ये चीज इन्होंने कोशिश की। और कई सारे लोग, उस वक्त कहा जाता है कि गोवा के अराउंड में तकरीबन 7 लाख जो अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था, लोगों को इन्होंने क्रिश्चियन बनाया था। तो ये याद रखना है कि ये जो फ्रांसिस जेवियर साहब है, इनके बारे में तो एकदम रखना ही याद। ये किसके दौर में आए? तो भाई ये गवर्नर जनरल थे। ये बस याद रखिए, इनका नाम और कभी नहीं आएगा, ये बस रखना है याद। इसके अलावा याद रखिए कि चाइना चले गए थे फ्रांसिस जेवियर, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बोला था कि भाई मृत्यु के बाद मुझे गोवा में ही दफनाना, बरी करना। और इनकी मृत्यु चाइना में ही हो गई और बाद में इनको चाइना में दफनाया गया। लेकिन इनकी इच्छा तो थी कि भाई गोवा में दफनाओ, तो बाद में इनके बॉडी को यहाँ वापस लाया गया और रीबरी किया गया गोवा में। आज भी अगर आप लोगों में से कई लोग जो गोवा गए होंगे, ओल्ड गोवा के साइड बड़ा फेमस चर्च है, जिस चर्च का नाम है बॉम जीसस बेसालिका। यहाँ पर सेंट जेवियर्स जी का मम्मी, जो उनके मतलब बॉडी को एल्बाम करके वहां पे रखा गया है, प्रिजर्व करके वहीं पे रखा गया है। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो याद रखिए, मरे कहाँ? चाइना में। दफनाए भी गए, लेकिन अल्टीमेटली फिर भारत लाके इनको दफनाया गया। कहां पर? गोवा में और इस जगह पर। तो अब अगर देखिए, अगर पोर्तुगीज की भारत में प्रेजेंस की बात करें तो कई जगहों पे ये रह गए। यहाँ पे ये जितना भी काला आपको दिख रहा है, या ये जो रेड है, ये ग्रीन है, तो अलग अलग शताब्दी में कब किस जगह पे इन्होंने कैप्चर किया वो ये इस मैप से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर
मुख्य बात यह है कि देखिए गोवा है, दमन है, दीव है, ये जो एरियाज हैं ये इनके कैप्चर में अंत तक रह जाएंगे, जिसको हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखते हैं कि आखिरकार 1961 में इन पर हमको सैनिक अपना कुछ आक्रमण करना पड़ता है और तब जाकर ये एरियाज हमको मिलता है। आप देख सकते हैं काले जो है वो सबसे ज्यादा है, वो दिखा रहा है कि इनका जो मैक्सिमम पावर था वो 16वीं शताब्दी में था, उसके बाद इनका पावर गिरने लगा। दो तीन चीजें और पोर्तुगीज के बारे में जान लीजिए। सबसे पहली बात कि इन्होंने पहली बार भारत में कार्टेज इशू किया। कार्टेज क्या है? एक तरह का सर्टिफिकेट है कि भैया आप हमको पैसा दो, मतलब पोर्तुगीज ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे। मान लीजिए ये ब्रिटिश है, कब? जब ब्रिटिश इनको पैसा देंगे 10,000 रुपया। किस बात के लिए? कि भाई तब पोर्तुगीज के हिसाब से ब्रिटिश किसी भी चीज का ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब राइट है। अगर पोर्तुगीज चाहेंगे तो ब्रिटिश उस चीज का ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अगर उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो पहली बार क्या हुआ, इससे इन्होंने सर्टिफिकेट, अगर वो खुद से भी नहीं दे रहे हैं, खुद से भी वो नहीं कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन सर्टिफिकेट इशू करके भी पैसा बहुत कमाया इन्होंने। इसके अलावा फ्यूटोरियाज, ये पोर्तुगीज टर्म है, इसी को अंग्रेजी में आपके फैक्ट्री भी हम लोग कहते हैं, जिसका नाम हमने पहले लिखा है और बात किया है। फैक्ट्री पहली बार इन्होंने सेटअप किया, जिसकी बात हमने कर रखी है, कंसोलिडेट किया ट्रेड के लिए। और ये भारत लेके क्या क्या आए? टोमेटो लेके आए, टोबैको, पोटैटो, चिली। तो मतलब जो आप कहते हैं ना कि मिर्ची या तंबाकू, आलू, टमाटर, ये सारी चीजें लेकर ये लोग भारत पहली बार आए। तो ये एकदम याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोर्तुगीज यही हो गया। इसके बाद इनका धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और जैसे जैसे एक का डिक्लाइन हो रहा है दूसरा कोई और उभर के आ रहा है। और कौन उभर के आ रहा है? वो है डच। डच की कंपनी कौन सी है? डच की कंपनी का नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है। कहां से आए? तो डच है। किधर जाना है? ईस्ट, क्योंकि ये सब यूरोप की कंट्री है, भारत इधर ईस्ट में है। ईस्ट में कौन सी कंट्री? क्योंकि यहाँ पे और भी कंट्री है, जैसे इंडोनेशिया हो गई, तो इंडिया जाना है। और कंपनी तो उन्होंने बना ही रखी है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती कब है? 1602 में। एक और नाम इसका कहीं कहीं यूज होता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ये भी बहुत जगहों को कंट्रोल करते हैं। मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट क्या हो गया? हमारा केरला वाला जो कोस्ट हो गया वो मालाबार कोस्ट है, वहां पे कोच्चि को कंट्रोल करेंगे। कोरोमंडल कोस्ट, ये कौन सा कोस्ट हो गया? ये तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है अपना, वो कोरोमंडल कोस्ट हो गया। यहीं पे गोलकंडा, जिसका नाम मैंने बार बार लिया, काकीनाडा, यहाँ पे आज के दौर का आंध्रा, पुलिकट, नागापट्टनम और इवन सूरत, इन सब जगहों पर इन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखा। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई पोर्तुगीज को रिप्लेस ये कर रहे हैं कैसे? मोस्ट डोमिनेंट पावर एज फार एज यूरोपियन ट्रेड विथ ईस्ट इज कंसर्न्ड, कि मतलब ईस्ट में अगर सबसे डोमिनेंट अगर कोई पावर अब है तो वो और कोई नहीं बल्कि पोर्तुगीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे याद रखना कि एक का पावर घट गया दूसरे का बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं देश से? देखिए इंडिगो, आगे चल के आप पढ़ेंगे, नील, रॉ सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल, सॉल्ट पीटर, बम बनाने में या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, एक्सप्लोजन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ओपियम। तो ये तमाम चीजें ये भारत से ले जाया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। पुर्तगीज वाले मैप में आपने देखा था कि सेलन, जो आज का श्रीलंका, वो उनके कब्जे में था, लेकिन पुर्तगीज से सेलन, आज का श्रीलंका, इसको जीत कौन लेता है? इसको जीत लेते हैं डच। इसके अलावा बाद में इसको जस्ट फैक्ट के तौर पे याद रखिए कि डच जो है श्रीलंका को कांग्रेस ऑफ वियना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना होता है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कांग्रेस ऑफ वियना में, जो कि नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियन के हारने के बाद या जो उनके साथ वॉर्स हुआ था उसके बाद ये ऑर्गेनाइज किया गया था। डच जो उस वक्त फ्रांस के अंतर्गत आते थे वो हार जाते हैं ब्रिटेन से और ये चला जाता है ब्रिटेन के पास, और इसलिए श्रीलंका को आजादी मिलती है 1948 में ब्रिटेन से, ना कि डच से। तो डच भी आगे इसको हार जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो इसको याद रखना है कि ये पुर्तगीज से जीत जाते हैं। इसके अलावा इनको याद रखिए कि ये बैटल ऑफ बेदारा, देखिए दोस्तों, ये आगे चल के आप पढ़िएगा, बैटल ऑफ पलासी के बाद छोटे छोटे कई सारे बैटल हुए थे उस एरिया में बंगाल के, उसमें से एक बेदारा का बैटल था जिसमें डच को अंग्रेजों ने बड़ी
बेरहमी से हराया था। बेसिकली इस हार के बाद डच का भारत में जो पूरा एग्जिस्टेंस था वो खत्म हो गया था। और डच यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि उस वक्त अंग्रेज जो है वो नवाब से लड़ रहे थे बंगाल के, और डच ने सोचा कि भाई हम नवाब के साइड जाकर इन अंग्रेजों को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अल्टीमेटली ये हार गए। और यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ही नहीं सोचा, नवाब ने भी सोचा था कि भाई अंग्रेजों को हराने के लिए डच का सहारा ले लिया जाए, लेकिन ये हुआ नहीं। आखिरी में याद रखना है कि धीरे धीरे ये डच जो है भारत में लेस इन्वॉल्व होने लगे, इनकी जो इंटरेस्ट है भारत में वो घटने लगी, क्योंकि इनके पास इनके प्रायोरिटी के तौर पे डच ईस्ट इंडीज था, जिसको आज के दौर में हम लोग इंडोनेशिया कहते हैं। डच ईस्ट इंडीज इनका सबसे प्राइज्ड पोजीशन था, क्योंकि आखिर इनको स्पाइसेस ही चाहिए, मसाला चाहिए, वो भारत से लें या इंडोनेशिया से लें, कहीं से भी लेना था, और ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगे। और 1795 में एक पॉलिसी ऑफ एक्सचेंज हुई। ये पॉलिसी ऑफ एक्सचेंज क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे इंडिया में डच का ये कुछ एरिया है और मान लीजिए ये इंडोनेशिया में ब्रिटेन का कुछ हिस्सा है, तो दोनों ने एक दूसरे से आदान प्रदान कर लिया, अदला बदली कर ली। क्या है कि भाई इंडिया में डच का जितना हिस्सा है वो ब्रिटेन आप रख लो, और ब्रिटेन का डच में जितना हिस्सा है डच ईस्ट इंडीज में वो डच आप रख लो। हम दोनों चूंकि ट्रेडर्स हैं, एक दूसरे से जितना कम टकराएंगे उतना बेहतर हम दोनों के लिए होगा। तो ये पॉलिसी ऑफ एक्सचेंज के तहत इन दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली। इसके बाद अगला है डैनिश। देखिए दोस्तों, मुख्यतः डेन्स या जो डेनमार्क से आए जो लोग थे उनके बारे में ज्यादा हम लोग कभी नहीं पढ़ते। हमारे एनसीईआरटीज में कभी कभार एक लाइन लिख दिया गया इनके बारे में, क्योंकि ये माइनर कॉलोनियल पावर है। इनका भारत में आगमन अराउंड 1616 में होता है। ये भी वही ऐसे ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं, और जैसे मैंने कहा कि एक माइनर कॉलोनियल पावर है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एक दो जगह इनका बेस बनता है भारत में, वो एक दो जगह आप याद रख सकते हो, ट्रैंक्योबार, निकोबार आइलैंड्स, श्रीरामपुर जो इनका हेडक्वार्टर भी था, और कैलिकट। ये 3 जगह जरूर याद रखिए। अगर कभी डेन्स पे सवाल आएगा तो क्या आएगा, इनकी पहली फैक्ट्री कहां थी, तो वो है ट्रैंक्योबार। इनका हेडक्वार्टर्स कहां था, तो वो था श्रीरामपुर। और एक सवाल ऐसे आ सकता है कि निकोबार आइलैंड्स पर ब्रिटेन के कब्जा करने से पहले निकोबार आइलैंड्स पे किसका कब्जा था, और ऑप्शन में आपको दे देगा पोर्तुगल, डच, फ्रांस और डेन्स। याद रखेंगे, आंसर होगा डेन्स, डैनिश का था। और ये सवाल मेरा नहीं, मेरे हिसाब से कौन बनेगा करोड़पति में ये सवाल पूछा गया था एक बार, आज से 15-16 साल पहले, कि भैया ये डेन्स का जो है, ये निकोबार आइलैंड्स का आपको याद रखना है। आखिरी चीज, धीरे धीरे इनका भी जो है ये सारा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन जो छोटे मोटे 4-5 जगहों का था वो गिरने लगा। और 1845 में जो इनका आखिरी एरिया था वो था ट्रैंक्योबार, जहां पे इनकी पहली फैक्ट्री थी। उसको बेच बाच कर ये लोग अंग्रेजों को सौंप कर भारत छोड़ के चले गए। ऐसे भी मैंने कहा कि इनको ज्यादा इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। इनकी सबसे बड़ी इंटरेस्ट किस चीज में थी दोस्तों, मिशनरी क्रिश्चियन एक्टिविटीज में इनको सबसे ज्यादा मन लगता था। क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें किस तरह से ज्यादा लोगों को चेंज करा सके, और इसमें इन लोगों ने श्रीरामपुर को बहुत बेस बना रखा था, जो कि आज के बंगाल के मतलब कलकत्ता के आसपास का एरिया है। और ये चीज आपको डेन्स के बारे में याद रखनी है। चलिए अब आखिरी, फ्रेंच। देखिए, ब्रिटेन की बात मैंने अभी नहीं की, क्योंकि ब्रिटेन के बारे में तो लगातार चर्चा करते रहेंगे। फ्रेंच के बारे में याद रखिए कि ब्रिटेन आ चुका है और आखिरी आने वालों में जो है वो है फ्रेंच, लास्ट टू कम। सब आ गए और आखिर में सबसे अंत में फ्रेंच भारत में अपना ट्रेडिंग बेस बनाता है। यहाँ पे एकदम याद रखने वाली बात है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि बाकी जितनी भी कंपनी आई थी वो सारी प्राइवेट थी, फ्रेंच जो कंपनी आई वो पब्लिक थी, मतलब सरकारी पैसे पे बन के आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, एकदम रट लें इस चीज को, कि जितनी भी कंपनियां थी भारत में, जो भी अंग्रेजों के द्वारा या डेन्स के द्वारा या डच के द्वारा या पुर्तगाल के द्वारा आई थी, वे तमाम कंपनियां प्राइवेट इंटरप्राइज थी, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे थी। आपने 10 रुपया लगाया, आपने 5 रुपया लगाया, उसने 20 रुपया लगाया। लेकिन जहां तक बात फ्रांस का था, ये जो कंपनी थी ये स्टेट के द्वारा कंट्रोल होती थी, मतलब सरकारी हुआ करती थी, और इस तरीके से बाकी तमाम कंपनियों से ये जुदा हुआ करती थी, अलग होती थी, क्योंकि ये बाकी सारी कंपनी प्राइवेट है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये किसने बनाया था, लुइस 14
उस वक्त राजा थे फ्रांस के, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर का नाम कोलबर्ट था। ये दो नाम आप याद रख सकते हैं। ये है फ्रेंच कंपनी का इतिहास। चलिए यहाँ पे कुछ और बातें इनके फैक्ट्री के बारे में जानिए। सबसे पहली बात कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ बनती है, सूरत में। किनके द्वारा? फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा, ये याद रखने की बात है। इसके बाद एक और फैक्ट्री ये मसूलीपट्टनम के पास लगाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम है मैराकेरा फर्स्ट, जो उस वक्त इसको बैठाते हैं, लेकिन आप याद रखें तो अच्छी बात है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जगह पौंडीचेरी, 1674 में यहां पर भी ये आ जाते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, साल भूल भी जाए चलेगा। और आखिर में इसके पहले गवर्नर कौन है? फ्रैंकोइस मार्टिन है, इसको याद रख लीजिए, पौंडीचेरी के। दोस्तों फ्रांस जो 5 एरिया यहां पे मुख्यतः कैप्चर करके रखता है वो है माहे, करिकल, पौंडीचेरी, येनॉन और चंद्रनगर। आज के डेट में भी दोस्तों जो आपका पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है उसको 4 भागों में बांटते हैं। एक तो ये माहे जो कि केरला के साइड में आ जाता है, दूसरा ये कराईकाल कहते हैं, आज के दौर में इसका नाम है कराईकाल, ये तमिलनाडु के पास पड़ता है। ये तो आपका हो ही गया पुडुचेरी या पौंडीचेरी जिसको हम कह रहे हैं। और एक और ये जो येनॉन है इसको येनम कहते हैं, या येनम कहते हैं, और ये आ जाता है आपके आंध्र प्रदेश के आसपास। तो आज भी जो पुडुचेरी है, जो यूनियन टेरिटरी अपना है, वो 4 भागों में, इन चारों में बटा हुआ है, और इसी से उनका 30 जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है इन चारों में बट के है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका पौंडीचेरी ही है, लेकिन इन 3 जगहों पे भी वो बट के है। एक और एरिया उस जमाने में ये था चंद्रनगर, जो इनके अंतर्गत था, जो बाद में बंगाल में ही सम्मिलित कर दिया गया, वेस्ट बंगाल का भी हिस्सा बन गया है, कलकत्ता से बहुत जुड़ा हुआ एरिया है ये। और यहाँ पे ये याद रखना है कि दोस्तों 1954 के अराउंड में ये चारों एरिया, 5 एरिया जो है भारत से विलय करता है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनको हमको वापस कर दिया था, यहाँ पे कोई सैनिक आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इनका हिस्ट्री बहुत हद तक फ्रेंच इंस्पायर्ड है, बिल्डिंग्स, इनका कुजीन, खाना पीना, रहना, तो इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया कि इनको यूनियन टेरिटरी ही बने रहने देना चाहिए और कुछ नहीं, इनको यूनियन टेरिटरी रहने दीजिए, एकदम अलग से ये रूल होंगे और उस प्रकार ये बढ़ते चलेंगे। तो ये तमाम बातें हो गई आपके फ्रांस के बारे में। फ्रांस में आगे चल के 1-2 चीज देखेंगे, लेकिन फिलहाल हल्के से बता देता हूं। एक इनका सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर है लॉर्ड डुप्लिक्स, जो यहाँ का पौंडीचेरी का गवर्नर 1742 में बनता है। और इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा आगे चल के आप देखोगे कि फ्रेंच वर्सेस इंग्लैंड, जो इंडिया में वॉर्स होते हैं, जिनको हम लोग एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं, वो मेनली इस आदमी के महत्वाकांक्षा के कारण हो रहा है। आगे चल के देखिएगा कि एक बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होगा, जिसमें फ्रेंच जो है बुरी तरीके से हारेंगे, और भारत में इनका जितना भी उम्मीद था वो सारा इस बैटल के बाद खत्म हो जाएगा। 1761 के अराउंड में हुआ था, इसको फिर से देखेंगे आगे चलकर। और इनके पास एक ट्रीटी यहाँ पे साइन होगी, ट्रीटी ऑफ पेरिस उसका नाम है, और उस ट्रीटी के अंतर्गत पौंडीचेरी और 2-4 और एरिया, जैसे माहे, कराईकाल, जिनका नाम अभी मैंने लिया, माहे, कराईकाल, यनम, चंद्रनगर, ये सब इनको वापस लौटाया जाता है, और आखिरकार ये सब भारत में 1954 में विलय कर जाते हैं। अगर कभी गलती से ये पूछ दे कि इनके गवर्नर्स को क्रोनोलॉजिकल अरेंज कीजिए, तो दोस्तों ये रहेगा उनका अरेंजमेंट। सबसे पहले फ्रैंकोइस मार्टिन, फिर लेन्योर, डिमास, डुप्लिक्स और काउंट डी लैली। इसको बस रट लीजिए, इससे ज्यादा इसमें आपसे नहीं पूछेगा। चलिए तो 1-2 सवाल देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। मैंने शुरुआत में ही बोला था ऐसा सवाल आ सकता है, तो आंसर हो गया आपका फ्रेंच, जो भी हमने जस्ट पढ़ा। अब आखिर में इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अब सिर्फ हम लोग अंग्रेजों की चर्चा करेंगे। तो अंग्रेज में सबसे पहले एक है फ्रांसिस थॉमस स्टीवंस। ये रिफ्यूजी जीसस थे, जो कि पहले अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे, जो भारत आए और केप के रास्ते आए, और ये गोवा में पहुंचते हैं। 1579 उतना जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन एक चीज देख सकते हैं कि 1498 में आ गए थे हमारे वास्को डी गामा, बाद में ये भी एक उस रास्ते से आ रहे हैं। इसके बाद एक और आते हैं 1590s में रैल्फ पिच, ये अकबर के दौर में आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत नाम याद रखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक चैप्टर आपके मेडिएवल में होता है ट्रैवलर्स, उसमें ये सवाल आ सकता है। फिर एक है जॉन मिल्डन हॉल करके एक है, वो लैंड रूट के वाया भारत आते हैं अराउंड 1599 में। ईयर भूल सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन एक चार्टर इशू करती हैं, वो देती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई चार्टर क्या होता है, एक तरह का आदेश है, एक तरह का फरमान है कि भाई आप ईस्ट इंडिया कंपनी आप जाइए, वहां पे आप अपना ट्रेडिंग जो करना आप कर सकते हैं। अब यहीं पे एक नया ट्रेडिंग बॉडी बनता है, एक ग्रुप बनता है जिसको एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स बनाते हैं। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स मतलब एक कुछ लोग समूह में आकर एक फॉर्मेशन करते हैं और इस ग्रुप का नाम क्या है, मर्चेंट एडवेंचर्स। और इनको जो चार्टर था जो अंग्रेज क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था वो था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज मतलब ईस्टर्न साइड वाला पोर्शन। और इस तहत इनको इस साइड का चार्टर 15 साल के लिए दे दिया गया कि भाई आप 15 साल आप ही उधर सारा जितना भी वाणिज्यिक जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी आपका ट्रेड होगा वो आप ही लोग करोगे। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या निकनेम इसका जॉन कंपनी भी है। इसको याद रखना है कि इसका निकनेम जॉन कंपनी भी हुआ करता था। इनको शुरुआत में किधर दिया गया, ईस्टर्न साइड, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ईस्ट इंडीज में। ईस्ट क्या है, केप ऑफ गुड होप, इसके ईस्ट के साइड का जितना भी है इन सारे कंट्रीज से ये ट्रेड कर सकते थे। आगे चलकर ये जो चार्टर जो सिर्फ 15 साल के लिए था उसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए कर दिया गया 1609 में ही। अब देखिए 1600 में चार्टर दिया गया था 15 साल के लिए कि 1615 में देखेंगे, लेकिन 1609 में ही 9 साल के अंदर एक नया चार्टर इशू किया गया इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फर्स्ट चार्टर। और किंग जेम्स वन ने इनको मोनोपोली दे दिया कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए जितना आपको करना है करिए। और ये मोनोपोली आगे चल के हम लोग देखेंगे 1813 में चार्टर एक्ट 1813 के वक्त ये जाकर खत्म होगा, टर्मिनेट किया जाएगा, बंद किया जाएगा। इसके अलावा ये नाम बिल्कुल याद रखिए, आपको मेडिवल में भी मिला होगा, विलियम हॉकिंस साहब आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। एक सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि भाई जहांगीर के कोर्ट में इनमें से कौन सा ट्रैवलर आया था, या ये जो ट्रैवलर हैं ये किस राजा के कोर्ट में आए थे। तो इसको याद रखिए, विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए थे ट्रेड का कंसेशन लेने के लिए। लेकिन यहां पर पुर्तगीज अभी भी थे, देखिए 1608 की बात हो रही है, इसलिए कोर्ट ने इनको रिफ्यूज कर दिया। इसको समझ लीजिए क्यों रिफ्यूज किया। जहांगीर के कोर्ट ने इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि लैंड के अंदर में तो मुगल्स बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सी में मुगल्स उतने ताकतवर नहीं थे। पुर्तगीज उनका ट्रेड जो है खराब कर सकते थे सी के रास्तों में, इसलिए मुगल्स ने इनको अभी अलाउ नहीं किया। अब अंग्रेजों को अगर परमिशन यहां चाहिए तो अंग्रेजों के लिए जरूरी है कि अंग्रेज वर्सेस पुर्तगीज हो जाए, मतलब अंग्रेज जो है पुर्तगीज को हरा दें। इसके लिए आप देखेंगे कि आगे चलकर इनके बीच में लड़ाई भी होती है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि 1609 में जहांगीर ने एक फरमान इशू किया और अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी थी। अब यहां पे देखिए इस बीच में पुर्तगीज को 2 बार हरा दिया है अंग्रेजों ने, जो बात मैंने पहले कही। और इन 2 डिफीट्स के कारण जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को 2 और फरमान दिए। एक वही जो पुराना फरमान था कि भाई फैक्ट्री लगाइए सूरत पे, एम्बेसडर भी आप मुगल कोर्ट में रख सकते हैं। इस तरह से इनका पहला जो कोर्ट, जो पहला फैक्ट्री बनता है वो सूरत में बनता है। यहाँ पे तो बना नहीं पाए थे क्योंकि अभी पुर्तगीज इनको नहीं देने दे रहे थे। और आगे चलकर एक और बड़ा नाम सर थॉमस रो, ये भी जहांगीर के कोर्ट में आते हैं एम्बेसडर बन के। यहाँ पे अभी हमने जस्ट देखा एक एम्बेसडर रख सकते थे। किंग कौन है, जेम्स वन। और इन अंग्रेजों को बोला गया आप आगरा, अहमदाबाद, भरूच, मसूलीपट्टनम, इन तमाम जगहों पर आप अपना नया नया फैक्ट्री बनाइए, क्योंकि अब पुर्तगीज हार चुके थे। अंग्रेजों को स्वागत किया जा रहा था और रो साहब यहाँ पे 18 तक रहे और 19 में ये चले गए इंग्लैंड वापस। क्वेश्चन देखिए, इन द ईयर 1613 वेयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री। अभी हमने देखा सूरत में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके अलावा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अभी जस्ट हमने देखा जहांगीर के समय पे। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। चलिए फोर्ट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, किलो की बात करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ईयर नहीं याद रखिए, एक फ्रांसिस डे है, ये चेन्नई जो आज का मतलब पुराना मद्रास था उसका साइट, मतलब वो जमीन को लेते हैं चंदागिरी के गवर्नर से। आगे चलकर यहीं पे 2 साल के बाद इंग्लिश अपना सेंट जॉर्ज का जो फोर्ट है मद्रास में वो बनाते हैं, जो कि आगे चलकर इंग्लिश का हेडक्वार्टर्स भी बन जाता है।
फिर 1698 के अराउंड में 3 गांव को लेते हैं, सुतानौती, कालिकाता और गोविंदपुर। इनको जॉब चार्नोक नाम के आदमी ने एक्वायर किया। इसी नाम से आ जाता है नाम कोलकाता, या पुराना नाम जो था कैलकाटा। यही तीनों विलेज जो है आगे चलकर कैलकाटा बनता है। और सुतानौती में जो फैक्ट्री बनती है वो बन जाती है फोर्ट विलियम की। इसके बाद जैसे फोर्ट एंजेलो हो गया, ये पोर्तुगीज ने बनाया था कन्नूर में इस समय। इसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज हो गया, जो अभी हमने जस्ट यहां पे देखा, ये मद्रास में ब्रिटिशर्स ने बनाया 1644 में। फोर्ट सेंट डेविड हो गया, ये मराठास ने ब्रिटिशर्स को सेल किया कुडलोर के जगह पे। और फोर्ट विलियम जिसकी बात अभी हमने की, ये कलकत्ता में ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया। तो फोर्ट्स में अगर कभी सवाल आपसे जैसे ऐसे पूछ दे कि इनमें से पहला फोर्ट कौन सा था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया, तो अभी हमने जस्ट देखा फोर्ट विलियम, जॉर्ज, डेविड, एंजेलो। फिर से मैं पीछे जा रहा हूं, देखिए यहां पे हमने क्या क्या देखा, एंजेलो, जॉर्ज, डेविड, विलियम। साल भी देखा 1605, 44, 90, 1700। लेकिन एंजेलो तो दोस्तों पोर्तुगीज ने बनाया है। सवाल तो पूछ रहा है कि भाई ब्रिटिश ने कौन सा बनाया, तो मतलब एंजेलो तो आंसर नहीं हो सकता। अगला, फोर्ट सेंट जॉर्ज ब्रिटिशर्स ने बनाया 1644 में, ये मराठास ने सोल्ड किया था। तो 1644 फोर्ट सेंट जॉर्ज, यही आंसर होना चाहिए। तो आंसर क्या है, बी है। तो इस तरह के सवाल इस चैप्टर से आपको आ सकते हैं। फैक्चुअल नेचर का ही सवाल आएगा, बहुत इजी सवाल आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरे उम्मीद से, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है, क्या क्या याद रखना है। इतना कर लीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत आपको इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।